देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब हमारे गांव के मंदिर के अंदर हवन होने वाला था। दरअसल हमारे गांव में दुर्गा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर के अंतर्गत लोगों का काफ़ी चलन भी है। मंदिर में होने वाले उस हवन के खातिर 1 करोड़ रुपए की एक मोटी रकम इकट्ठा हो गई थी, जिसके तहत हेलीकॉप्टर से लेकर फूलों की बारिश के साथ साथ काफ़ी और चीज़ें भी होने वाली थी। लेकिन गांव वालों ने कहा था कि हवन के 2 दिन पहले गांव के ऊपर बेहद ही भयानक खतरा मंडराने वाला है, तो गलती से भी कोई भी गांव के अंदर मत भटकना या फिर गांव के बाहर से कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही गांव के अंदर वहां की सारी काली शक्तियां एक जगह पर इकट्ठा होने वाली थी। तो दोस्तों, आइए जानते एक ऐसी डरावनी कहानी जो आज भी हमारे गांव को डरा कर रख देती है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं जाट परिवार से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था कि मेरे गांव के अंदर एक हवन किया जाने वाला है और वो हवन बहुत ही बड़ा होगा। और इसी के चलते मैंने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी थी कि मेरा पूरा का पूरा गाँव बर्बाद हो गया और उस गलती को मैं आज तक नहीं सुधार पाया हूँ। दोस्तों, मैं वहीं के एक पड़ोस में पड़ने वाले शहर के अंदर पढ़ाई करता था। उस वक्त मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था, जिस वजह से मुझे किसी की कोई सूचना नहीं रहती थी। मैं सबसे अलग ही रहता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि गांव के अंदर मेरे कुछ दोस्त नहीं थे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त गांव में भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी चलकर मुझे ये नहीं बताया कि हमारे गांव के अंदर कोई हवन होगा और वो हवन बहुत ही बड़ा हवन होगा, जिस वजह से मुझे उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। और इत्तेफाक का कमाल तो देखो, मुसीबत में फंसने के लिए मैं उस दिन अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। तो आइए जानते आखिर क्या हुआ था, जिसके बाद गांव के अंदर एक तबाही आ गई। रात के तकरीबन 9:15 बजे के आसपास बजे होंगे। तो उस वक्त मैं अपने गांव के लिए निकला था, क्योंकि फिर अचानक ही मेरे मन में ये ख्याल आ गया था कि आज मुझे अपने गांव के लिए निकल जाना चाहिए। वैसे भी आज के दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोचिंग की छुट्टियां पड़ने वाली थी, जिस वजह से मैंने सोचा था कि अब कुछ दिन मैं गांव के लिए निकल जाता हूं। ऊपर से मैंने ये बात अपने मम्मी और पापा को भी नहीं बताई थी, जिस वजह से मैं गांव में हो रही सारी चीज़ों के बारे में अनजान था। और उसके बाद मैं शाम को बस पकड़कर 9:15 बजे के आसपास वहां से निकला था। वो शनिवार का दिन था, ऊपर से ठंड भी कड़कदार थी, जिस वजह से बस के अंदर बैठते ही मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। ठंड से जूझता हूँ मैं बस के सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब मुझे इंतजार था तो बस का वहाँ से खुलने का। कुछ देर के बाद बस भी खुल गई। वैसे तो मैं दिन में भी यहाँ से निकल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि दिन का वेट करने से तो अच्छा आज रात को ही निकल जाना चाहिए। मैंने सोच रखा था कि आज मैं अपने घर वालों को जाकर सरप्राइज दूंगा और वो एकदम से खुश हो जाएंगे। वैसे भी रास्ता काफ़ी लंबा था और रास्ते को पार करते करते मेरा तो दम घुटने लगता था। मैं रुद्र प्रताप गांव वाली बस में बैठ गया और उसी गांव से मुझे पैदल करीब 1 किलोमीटर जाकर अपने छोटे से कस्बे में पहुंचना था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुद्र प्रताप गाँव से हमारा कस्बा बस थोड़ी ही दूरी पर है। वैसे तो हमारा गांव भी उसी गांव के अंदर शामिल है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन दोनों का खंडन किया गया था। हमारे गांव को लोग प्रेतनगर नाम से भी जानते थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि प्रेतनगर गांव का नाम मैं खुद बदल दूंगा। उसके बाद जब मैं बस से सवार होकर गांव के पास पहुंचा तो गांव के करीब जाते ही मैंने देखा कि गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था और अब मुझे पैदल पैदल 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना था और मैं उस रास्ते को पूरी तरह तय करके ही अपने घर जा सकता था। इसी बीच में अपने कदम बढ़ाते हुए बस से नीचे उतरा और बस से नीचे उतरकर जब मैंने बाहर के दृश्य को देखा तो सच में मेरे तो होश ही उड़ गए थे। दरअसल मैंने देखा कि बस के बाहर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। सन्नाटे की इस मोटी चादर ने सब कुछ अजीब सा बना रखा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जिस गांव में आता था वो गांव अलग था और आज मैं जिस गांव के अंदर आया हूं वो गांव अलग है। आप ऐसा मान सकते हैं कि मुझे ये गांव काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था। मैं अपनी आंखों को फाड़कर चुपचाप उस रास्ते पर चलने लगा जिस रास्ते से मैं अपने गांव की तरफ निकलने वाला था। 1 किलोमीटर के रास्ते को इतनी खतरनाक ठंड में पार करना कतई आसान नहीं होता, लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत करके उस रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई सड़क के बगल में बैठकर हुक्का पी रहा है।
मेरी आंखें एक पल के लिए उसी जगह पर टिक गईं और उसके बाद जब मैंने बहुत ही गौर से उस आदमी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी तो मेरा कोई जाना पहचाना है और ऐसा लग रहा था शायद ये आदमी मेरे ही गांव का शख्स है। फिर उसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के जस्ट पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचते ही मैंने उस आदमी से कहा, अरे दादाजी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बस मैंने इतना कहा ही था कि तभी उसने अपनी गर्दन को एकदम से उठाया और जैसे उसने अपनी गर्दन को उठाया तो मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इस बार जो नज़ारा मैंने देखा था उसे देखकर अच्छे अच्छे लोग डर के मारे कांप जाते हैं। और उस वक्त मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। दरअसल मैंने देखा कि जिस आदमी ने अभी अभी मेरी तरफ देखा है उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई हैं और उनके अंदर गहरे गड्ढे बने हुए हैं और उनसे धुआं बाहर निकल रहा था। ये पहला ही संकेत मुझे डराने के लिए काफ़ी था। और तभी उसने मेरी गर्दन दबोच ली और फिर वो मेरी गर्दन दबाने लगा। अब मेरा जी घुटने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के अंदर ही मैं अपनी मौत के घाट उतर जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी आंखों पर मुझे कुछ महसूस हुआ। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो अब की बार मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ बस के अंदर बैठे कुछ मुसाफिर लोग नजर आ रहे थे और मैं अभी भी बस के अंदर ही बैठा हुआ था। खुद को बस में देखकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं तो एक भयानक सपना देख रहा था और अब वो सपना टूट चुका था। तब जाकर वही मेरे जिस्म में मुझे सांस आई और उसके बाद मैं एक लंबी सांस खींचते हुए बोलने लगा, अरे कंडक्टर साहब जी, अभी तक मेरा बस स्टैंड नहीं आया। तो कंडक्टर ने आवाज़ देते हुए कहा, भाई साहब 5 मिनट के बाद उतर जाना, तुम्हारा बस स्टैंड आने वाला है और चुपचाप यहाँ से 1 किलोमीटर के रास्ते को पार कर लेना, सुना है इस रास्ते पर भूत प्रेत रहते हैं। कंडक्टर की बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। पहले से एक सपने ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया था और अब उनकी इन बातों ने मेरे अंदर और भी ज़्यादा डर पैदा करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने कंडक्टर से कहा, अरे नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब कहने की बातें हैं, भूत प्रेत तो आजकल के लोगों का भ्रम है और ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मेरी बात सुनकर उस कंडक्टर ने कहा, बेटा मेरी बात का विश्वास करो या फिर मत करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में तुम्हें किसी अजीब चीज़ का एहसास हो जाए तो गलती से भी पीछे पलट कर मत देखना, और अगर तुमने पीछे पलट कर देख लिया तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कंडक्टर की बात सुनकर मुझे एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने हर बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर बस हमारे बस स्टैंड पर रुकी तो मैंने देखा कि मुझे बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आ रहा था। सच कहूँ तो ये मेरे उस सपने का ही असर था। जैसा मैंने उस सपने के अंदर देखा था मुझे बिल्कुल सब कुछ वैसा ही नज़र आ रहा था। सारी चीज़ें एकदम सुनसान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सपने को भी हकीकत में देख चुका हूँ। मेरा तो सर घूमने लगा था, लेकिन फिर उसके बाद में एक लंबी सांस खींचते हुए तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। मेरे दिल में अभी भी काफ़ी चीज़ों का डर बना हुआ था, लेकिन किसी तरह मैं हिम्मत करके अपने स्थान से अपने गांव के रास्ते की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, गांव की तरफ निकलते वक्त अजीब से ख्याल आ रहे थे। अपने सपने के बारे में भी सोच रहा था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। फिर मैं किसी तरह कदम पटकते हुए अपनी हिम्मत जुटाकर लगातार आगे चलते जा रहा था। सन्नाटे भरी इस रात के अंदर, ठंड के अंदर मेरे कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। छोटे मोटे कीड़ों के चिल्लाने की आवाज़ भी मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैं किसी तरह एक लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगा। बस कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी मुझे अपने सामने वही बुढ़ा दिखा जो सपने में नजर आया था। इस बार उसके हाथ में कोई हुक्का तो नहीं था, लेकिन अब उस आदमी के सामने आग चल रही थी और उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी आग के सामने तप रहा है। किसी तरह मैं उस आदमी के सामने पहुंचा और उसके बाद जैसे मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मुझे एक सुकून सा मिला, क्योंकि उस आदमी के चेहरे में मुझे कुछ भी अजीब नज़र नहीं आ रहा था। और तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे दादाजी आप गांव की तरफ चलेंगे क्या? तो उस आदमी ने कहा, नहीं बेटा मैं यहीं पर रहता हूँ, अगर तुम्हें कोई मुसीबत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे नहीं नहीं दादाजी ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, धन्यवाद, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद मैं वापस से अपने कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी मैंने सोचा कि दादाजी से गांव का हाल पूछ लेता हूँ और उनका नाम भी पूछ लूँगा।
यही सब सोचकर मैंने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लिया तो इस बार मैंने देखा कि अब मुझे वहाँ पर तो कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था और इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। डर से मेरा शरीर कांपने लगा था क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी अभी अभी हमारे पीछे बैठा हुआ हो और अचानक ही वो गायब हो जाए। सच कहूँ तो उस वक्त मेरा पूरा का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर एक पल के खातिर मैं अपने सर को खुजलाने लगा। फिर एक बार मैंने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा कर देखा, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि अब वहाँ पर मुझे उस आदमी के साथ साथ उस आग का भी कोई नाम निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे तो पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि मैंने कोई गलत कदम उठा लिया है। रात को मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और यही सब सोचकर मैं अपना माथा पकड़ने लगा। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई और आवाज़ को सुनते ही मेरे पूरे के पूरे शरीर में एक हलचल सी मच गई। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी चीज़ से इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इस चिल्लाने की आवाज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा करंट था। फिर एक बार के लिए मैंने अपनी सांस खींच ली और उसके बाद धूम दबाकर वहाँ से तुरंत ही भागने लगा। मैंने सोचा कि इस बार मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे अपने सामने की ओर मेरी मंजिल नहीं मिल जाती, यानी कि तब तक मैं अपने कदमों को नहीं रोक सकता जब तक मैं उस जगह पर नहीं पहुंच जाऊंगा जहां तक मुझे पहुंचना है। और यही सोचकर मैं तेज तेज चलने लगा। इसी बीच मुझे फिर एक बार अपने सामने की तरफ एक बुढ़ा आदमी नजर आया जो कि वहां बैठकर हुक्का पी रहा था और उस बूढ़े आदमी को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इतना तो जान गया था कि ये सब यहाँ की काली शक्तियाँ कर रही हैं जिन पर मैंने आज तक कभी विश्वास ही नहीं किया था। कहीं ना कहीं मैं इतना तो पूरी तरीके से जान चुका था कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है, लेकिन मुझे यहाँ से जिंदा बचकर लौटने के लिए कोई ना कोई बड़ा दांव खेलना होगा, यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये काली शक्तियाँ मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं। अभी मुझे इस आदमी की बातें याद आने लगी। दरअसल उस आदमी ने बताया कि जब तुम मुसीबत में हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। मुझे लगा कि शायद वो दोनों आदमी अलग अलग हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार पीछे की तरफ पलट गया और जब मैंने एक बार फिर से पीछे की तरफ पलट कर देखा तो मुझे एक बार फिर से सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े वही आदमी दिखा जिसके सामने आग चल रही थी। उस आदमी को फिर से एक बार वहां अपने पीछे की ओर देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा सहम गया था, लेकिन जब मैंने फिर सामने पलट कर देखा तो अब वो सामने वाला प्रेत एकदम से गायब हो चुका था। सच कहूँ तो उस वक्त मेरा पूरा दिमाग घूमने लगा था, कुछ भी चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पीछे जाने के बजाय अब मैं आगे की तरफ ही भागने की कोशिश करता हूँ। यही सोचकर मैंने जल्दी जल्दी अपने कदमों को पटकना शुरू कर दिया। इस बार मैं रुका नहीं। तभी मुझे एक साथ काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मैं इसे सुनकर ही बहुत बुरी तरह से डरने लगा था, लेकिन मैंने अपने कदमों को कहीं भी नहीं रोका और एक तेज़ रफ्तार से भागता रहा। अब तक मैं इतनी दूर आ चुका था कि मेरा गांव आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी ऐसे लग रहा था कि मैं उसी रास्ते की उसी जगह के आजू बाजू में भटक रहा हूँ जहाँ से मैंने भागना शुरू किया था। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि मैं तो उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था जहाँ पर मैं बस से उतरा था और मुझे वही आदमी हुक्का पीता हुआ नजर आया। तो सच में उस वक्त मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इस माया ने मुझे बहुत ही बुरी तरह अपनी जकड़ में फंसा लिया था, लेकिन फिर उसके बाद हुक्का पीता हुआ कोई आदमी मुझे अपनी ओर आता हुआ दिखा, यानी कि जिस प्रेत को मैं इतनी देर सड़क के बाजू में बैठा हुआ देख सकता था अब वो चल फिर सकता था और उसके कदमों की आवाज़ तक मेरे कान में आ रही थी। उसके बाद वो आदमी झट से मेरे पास पहुंचा और एक पल में ही मेरे आंखों के सामने एकदम से ही पहुंच गया। और फिर जैसे वो आदमी मेरे आंखों के सामने पहुंचा तो मैंने अपने पैरों को एकदम से पीछे सरका लिया, लेकिन फिर उसने मेरी एक गर्दन को धर दबोचा और उसने मुझे इतना टाइट पकड़ लिया था कि मैं अपने ओर से पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस भयानक प्रेत के हाथों से अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये किस तरह का प्रेत है। अब धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी। मेरा पूरा शरीर छटपटा रहा था। इस बार मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा और अपने आप को किसी तरह छुड़वा लिया। उसके बाद मैं रुके नहीं रुका और धूम दबाकर भगवान को याद करके वहाँ से भागने लगा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे भूतों की एक टोली भाग रही है।
भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो मैंने पाया कि कुछ सरकटे भूत मेरे पीछे भाग रहे थे। और उसके बाद जैसे मैं गांव की सीमा में पहुंचा तो वो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी मेरे साथ साथ उस गांव के अंदर पहुंच गई। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ना तो मैंने कभी सोचा था और ना ही कभी गांव वालों ने इसके बारे में सोचा होगा। मैं तो अपने घर लौटा और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा, मगर जैसे मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे अंदर से कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई घर का दरवाज़ा खोलना ही नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद मैंने अपने दादा और दादी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर उन्हें अपनी ओर बुलाने की कोशिश की। तब कहीं जाकर मेरे दादाजी दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते मैं जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त मेरी सांसें फूल रही थी और मेरा पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। दादाजी इस बात को जान चुके थे कि मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हुआ है और मेरे अंदर जाते मेरे दादाजी ने कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद मेरे मम्मी और पापा भी पहुंच गए। उन सभी के सामने मैंने इस घटना का जिक्र किया। इस घटना को सबके सामने पेश करते ही मेरे सारे घर वालों के चेहरे एकदम से उतर गए, क्योंकि उसके 2-3 दिन बाद ही गांव के अंदर एक ऐसा हवन होने वाला था जो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होने वाला था। लेकिन मैंने उस पूरे हवन की ऐसी की तैसी करके रख दी। लेकिन अब सब लोगों ने बस यही सोच रखा था कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। और उसके बाद सभी विचार में पड़ गए कि अब कल के दिन क्या होने वाला है, क्योंकि इतना तो पूरे तरीके से कन्फर्म हो चुका था कि गांव के अंदर अब वो काली शक्तियां हवन नहीं होने देंगी। गांव के अंदर अब कयामत का तूफान आएगा। कुछ ऐसी चीजें विद्यमान होंगी जिनको समझ पाना हर किसी के बस में नहीं होगा। रात के अंधेर को चीरने वाली कुछ डरावनी आवाजें जो रात को मैंने सुनी थी वो अभी भी मेरे कानों में लगातार मुझे सुनती जा रही थी। आवाज़ों के अंदर इतना ज़्यादा डर था कि मेरा पूरा का पूरा शरीर लगातार कांपता जा रहा था। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो हमें पता चला कि गांव के अंदर जो पुजारी बाबा हमारे गांव में हवन करने वाले थे, अचानक उनकी मौत हो गई है। जब हम लोग उनकी डेड बॉडी के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि उस आदमी के बगल में हुक्का पड़ा हुआ था और उसका पूरा का पूरा शरीर काला पड़ गया था। उनके नाक और मुंह के अंदर से अभी भी धुआं बाहर निकल रहा था। किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि जब साधु बाबा अपने घर से बाहर निकलकर नदी के तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे तो उनके पास उनकी कोई भी दिव्य माला नहीं थी और उस वक्त किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। लोग बता रहे थे कि वो कोई काली शक्ति थी, लेकिन कोई भी इस बात को समझ पाने के लायक नहीं था। दोस्तों, भूतिया घटनाओं का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। अभी तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे गांव के अंदर अब दहशत फैलने लगी। गांव में कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि लोगों ने हवन करने को मना कर दिया था और अब धीरे धीरे गांव के कुछ चुनिंदा लोग गांव को छोड़कर निकलने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तभी मैंने अपने मम्मी पापा और दादा दादी को कहा था कि हमें जल्द से जल्द गाँव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहना हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी किसी दूसरी जगह पर जाकर सेटल होना हमारे लिए आसान नहीं था, जिस वजह से हम यही सोच रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे दादाजी ने बताया कि ये शहर में जो हमारा फ्लैट है उस फ्लैट के अंदर हम कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं और उसके बाद हम एक नया घर खरीद लेंगे। दादाजी को ये बात ठीक लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम इतनी जल्दी इस गाँव को नहीं छोड़ पा रहे थे। उस गाँव में हमें एक और रात काटनी थी। हमें क्या पता था कि वो रात उस गांव की सबसे आखिरी रात होगी। अंधेरा फिर से छा गया था और उस बेहद भयानक सन्नाटे के साथ साथ हमारे मन में अब काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो रात में हमें रोजाना डरा रही थी। हमने घर के दरवाजे को बंद कर दिया था। शाम होते ही हमने खाना वाना बनाकर सोने का प्लान बना लिया था, क्योंकि हम में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। गांव के अंदर उन चीज़ों की दहशत कुछ इस कदर फैल गई थी कि उस रात हमारे घर के दरवाजे पर अचानक ही दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम में से कोई भी दरवाजे के पास नहीं गया। हम सभी चुपचाप से अपने घर के कमरे के अंदर बैठे हुए थे। हम सभी को यह आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन दिल के अंदर बैठा हुआ था कि कहीं अगर हम उस दरवाजे के पास गए और हमारा सामना किसी ऊपरी शक्ति से हो गया तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। बस इन्हीं चीज़ों ने हमारे दिल के अंदर डर पैदा कर रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ज़िंदगी भी सुधर जाती है। रात बीत गई
और जैसे ही सुबह हुई तो हमारे गांव के अंदर हमें एक ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को मिला कि उसके बाद में पूरा अंदर से टूट गया। दरअसल वहां पर कई सारे लोगों की लाशें मिली, उनमें काफ़ी कच्ची मौतें भी हुई थी और वही चीज़ उन लोगों के अंदर भी थी। उन सभी के सर के अंदर से धुआं निकल रहा था और उनके बगल में हुक्का पड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों उस हुक्के का क्या राज था और हमारे गांव के अंदर इन मौतों का सिलसिला कैसे रुका? खैर उससे पहले हमने तो उस गांव को उसी दिन छोड़ दिया, लेकिन आगे गांव के साथ क्या हुआ और वो हुक्का कौन पीता था ये सब तो मुझे नहीं मालूम और ये सब मेरे जहन में एक राज बन के रह गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।